जय हिंद फ्रेंड्स। एजुकेशन गुरु प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और स्पेशली आप लोगों का थैंक्स जो आपने मेरे चैनल को जो भर भर के प्यार दिया है। और मैं चाहूँगा कि आपका ये प्यार हमेशा बनाए रखें दोस्तों, ठीक है। तो हम जो इस लेक्चर सीरीज़ में जो है आप PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो है वो आज का मोटिवेशन देखेंगे जो आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में उसका यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। और आज का मोटिवेशन है जो कि 8+8 रूल के बारे में है। वो रूल्स क्या है हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये रूल्स है जो दुनिया का सबसे बड़ा नियम है, इसे नियम कहते हैं। और वो नियम है, इसे हमें याद रखना दोस्तों, 8+8+8 रूल्स। यानी कि इस 8-8 घंटे के जो हम जो तोड़ने की बात करेंगे, तो उसको डिवाइड करने की बात करेंगे तो इस प्रकार है। 8 घंटे मेहनत, 8 घंटे नींद, 8 घंटे 2 घंटे बिजनेस प्लानिंग दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों और 2 घंटे एक्सरसाइज, 2 घंटे मनोरंजन, 2 घंटे परिवार के साथ, इस 8 घंटे को जो है और दो डिवाइड किया दोस्तों, ठीक है। तो ये नियम देखने में आसान है, लेकिन जिसने इस नियम को घोल के पी लिया वो कभी असफल नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये नियम बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। ये ज़िंदगी में मैं मेरे इसको यूज़ में लाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी आपकी ज़िंदगी में इसको इसका अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार को बेहतर बनाएंगे। आप आपको और आपके परिवार को आप जब मजबूत बनाएंगे तो अपना देश ऑटोमेटिक मजबूत बन सकता है दोस्तों, ठीक है। तो कोशिश करिए खुद को और अपने परिवार को मजबूत बनाने की दोस्तों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 8+8+8 का जो रूल्स है अपनी ज़िंदगी में आप यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के जो PYQ है उसे देखने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, यानी कि आज का जो पहला सवाल है, और लेकिन इस सीरीज़ का जो है वो 11 यानी कि 11वां क्रमांक का सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो पहला सवाल है वो है PYQ है जो कि 2021 में पूछा गया था। तो सवाल इस तरह है कि माई मदर एट 66 माई मदर माई मदर एट 66, ये जो गीतात्मक कविता है इसकी किसने लिखी है इसको, यानी कि इसे फिर से पढ़ते हैं। माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसने लिखी थी। तो इस सवाल के जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक ए रॉबर्ट प्रोटो, ऑप्शन क्रमांक बी अशोक मित्र, ऑप्शन क्रमांक सी कमला दास, ऑप्शन क्रमांक डी रविंद्र टैगोर। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर तो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने तो कभी वो कविता के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को तो पता होना चाहिए, जो हमारा राष्ट्रगीत है दोस्तों, जन गण मन के जो जिन्होंने लिखा है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। और उसे जो लिया गया है वो किस किताब से लिया गया है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक सी, यानी कि कमला दास जो है, जिन्होंने माई मदर एट 66 नामक गीतात्मक कविता लिखी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हम हमारे ज़िंदगी में जो डेली यूज करने वाले शॉपिंग ई वेबसाइट है इसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक ए www.jabong.com, ऑप्शन क्रमांक बी www.flipkart.com, ऑप्शन क्रमांक सी www.twitter.com, ऑप्शन क्रमांक डी www.pepperfry.com। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, हम जो ट्विटर के बारे में बात करते हैं तो ट्विटर एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम चैटिंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चैट और पोस्ट के बारे में, तो वो ट्विटर तो एक ई शॉपिंग यानी कि ऑनलाइन जो भी हम जो भी चीज़ें मंगाते हैं या ख़रीदते हैं वो ट्विटर पे तो हम नहीं करते, क्योंकि उसके ऊपर हम चैटिंग करते हैं, ठीक है। तो आजकल जो ट्विटर को जो है एक्स के अकाउंट से नाम जाता है, से नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इनमें इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक जो सी है, ओ यानी कि
www.twitter.com जो है वो एक ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी तीनों जो है वो ई शॉपिंग वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है, एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक यानी कि पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो इकोनॉमी के जो पितामह है या जिसका सबसे ज़्यादा योगदान है वो है एडम स्मिथ। लेकिन वो होल इकोनॉमी यानी कि जो संपूर्ण इकोनॉमी है उसके जो पिता है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। लेकिन उसके अंदर का जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक है दोस्तों वो अलग है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो संस्थापक है वो है ऑप्शन क्रमांक ए यानी कि जॉन मेनार्ड किन जो है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक यानी कि पिता के रूप में जो है उन्हें जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। इस सवाल के जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक ए जॉन मेनार्ड किन्स जो कि इस सवाल का राइट आंसर है। ऑप्शन क्रमांक बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन क्रमांक सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन क्रमांक डी एडम स्मिथ। कार्ल मार्क्स के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस कथन को जो है या उसका जो कार्य है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका थोड़ा बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है, उस क्षेत्र का नाम क्या था जहाँ पे जो है 1929 की महामंदी शुरू हुई थी? तो दोस्तों जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे उस वक्त हमारे देश में एक अलग सी कंडीशन थी, लेकिन पूरी दुनिया में जो है एक अलग सी कंडीशन चल रही थी। उस वक्त यानी कि 1929 में जो है एक महामंदी शुरू हो गई थी दोस्तों, ठीक है। तो वो महामंदी जो है वो अमेरिका में आई थी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो नाम पूछा गया है, तो उस अमेरिका भी दो खंडों में डिवाइड है दोस्तों, मालूम है, एक नॉर्थ और एक दक्षिण। तो जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे जो है 1929 की जो है वो महामंदी आ गई थी दोस्तों, ठीक है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन क्रमांक बी एशिया, ऑप्शन क्रमांक सी यूरोप, ऑप्शन क्रमांक डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन क्रमांक ए उत्तर अमेरिका में जो है वो 1929 में महामंदी आ गई थी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल देखने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो आपके सफ़र में अगर कुछ थोड़ा सा योगदान मेरी तरफ से मिला हो तो मैं आपसे थोड़ी उम्मीद कर सकता हूँ। आप थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, और सपोर्ट करने के लिए सिर्फ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है हम एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वीडियो देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है सवाल क्रमांक आज का 5 और सीरीज़ का 15, जो कि ऐसा है 1911 में जो है 1911 में किंग जॉर्ज पंचम जो है और क्वीन मेरी का भारत स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक किस शैली में बनाया गया था? तो दोस्तों 1911 में जब किंग जॉर्ज पंचम और उसकी रानी क्वीन मेरी जब भारत आए थे तो उनकी स्वागत में जो है वो हमारे मुंबई में स्थित जो है गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो उनके स्वागत में बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वो इंग्लैंड के राजा और रानी थे, तो उसके स्वागत के लिए जो है वो हमारे देश में यानी कि उनका ही राज जो था हमारे देश पे था, तो वहाँ से चल के वो हमारे देश आ रहे थे। तो उनका स्वागत करने के लिए जो है वो हमारे जो अरबी समुद्र है वहाँ पे स्थित हमारा जो मुंबई है, मुंबई में जो है वो गेट ऑफ इंडिया का जो है वहाँ पे उन्होंने स्थापना की थी दोस्तों। तो वो जो बांधा गया था वो किस शैली में बांधा गया था इसके बारे में जो है वो सवाल पूछा गया है। तो वो जो गेट ऑफ इंडिया किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत में बांधा गया था, तो वो जो है वो
भारत और अरबी शैली में जो है उसको बांधा गया था दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक ए फारसी, ऑप्शन क्रमांक बी पश्चिमी, ऑप्शन क्रमांक सी यूरोपियन, ऑप्शन क्रमांक डी भारत और अरबी शैली, जो कि इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, इस सवाल में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है। आने वाले दिनों में हम ऐसे ही सवाल जो एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, जिससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। जैसे कि इस सवाल में 1911 किंग पंचम चार्ज और क्वीन मेरी किस साल भारत आए थे, ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं। या पंचम चार्ज और क्वीन मेरी जो है वो भारत आए थे, तो वो किस साल आए थे, ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं। और 1911 में जो है ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि 1911 में कौन सा राजा और कौन सी रानी जो है हमारा देश आए थे, ऐसा भी पूछ सकते हो। और ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं जो कि गेट ऑफ इंडिया जो बांधा गया है वो किसके स्वागत के लिए बांधा गया था। तो हो सकता है दोस्तों बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक पीपीटी के माध्यम से जो है हम ऐसे सवाल को जो है आने वाले दिनों में एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ताकि एक सवाल से जो जितने सवाल बन सकते हैं उस सवाल को हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगले वीडियो में इस वीडियो में जो है हम वन लाइनर सवाल देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है जूनागढ़ गुजरात और गिरनार की जो पहाड़ियाँ है वो डैश आम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि गुजरात की जो गिरनार है और जो जूनागढ़ है, ये जो पहाड़ियाँ है उस पहाड़ियों में मिलने वाला जो आम है वो आम किस प्रजाति का है, इस बारे में ये सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए तोतापुरी, ऑप्शन क्रमांक बी केसर, ऑप्शन क्रमांक सी अल्फांसो, ऑप्शन क्रमांक डी दशहरी। तो दोस्तों ये सभी जो है ये नाम जो है एक आम की प्रजातियों का नाम है दोस्तों। ठीक है, जो कि हम लोगों ने उसे जीआई टैग के माध्यम से जो है उन आमों का, यानी कि जियोग्राफिकल एरिया के माध्यम से जो भी अलग अलग तरीके के आम पकते हैं या आम उगते हैं, उसको जो जीआई टैग दिया है और उसके ऊपर से जो उसे नाम मिले हैं, वो जो नाम है वो स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक जगह मिलने वाले आम को दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जो ऑप्शन क्रमांक बी है केसर, जो है वो जूनागढ़ और गिरनार की पहाड़ियों में मिलने वाला आम है दोस्तों। ठीक है, बाकी अल्फांसो, दशहरी और तोतापुरी ये कहाँ मिलते हैं, क्या प्लीज़ आप कमेंट में बता पाएंगे? अगर नहीं बता पाएंगे तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम इसके सभी को कवर करेंगे पीपीटी के माध्यम से, जो कि इस अलग अलग पीपीटी और अलग अलग इंफॉर्मेशन के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल देखने से पहले दोस्तों आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले दिनों में जो है आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से जो है एक्सप्लेनेशन यानी कि स्पष्टीकरण के साथ जो है वो वीडियो मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, प्लीज़ तो चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो अगला सवाल है, अगला सवाल ऐसा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करने में सक्षम है। ये सवाल जो है साइंस से रिलेटेड पूछा गया है दोस्तों, रिसर्च के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के बारे में पूछा गया सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही टिपिकल सवाल है, जो कि आजकल बहुत ही ज़रूरी हो चुके हैं ऐसे सवाल, इसलिए ये सवाल ऐसे पूछ रहे हैं। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए बी सी, ए ऑप्शन क्रमांक ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन क्रमांक बी है मल्टी प्रोसेसर, ऑप्शन क्रमांक सी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक ए माइक्रो प्रोसेसर, जो है वो जो है इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, इस सवाल को फिर से पढ़ने की कोशिश करूंगा मैं दोस्तों, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सवाल थोड़ा साइंस से रिलेटेड है क्योंकि वो अपनी फील्ड भी नहीं है मेरी। मैं आगे जाके जो कोशिश करूंगा इसके बारे में पढ़ के जो है आपको जो परिपूर्ण या जो भी इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे पाऊँ दोस्तों। ठीक है, तो ये जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करने में सक्षम है? तो वो है माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों। ठीक है,
तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो इस सवाल के जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक ए 1932, ऑप्शन क्रमांक बी अक्टूबर 1929, ऑप्शन क्रमांक सी 1931, ऑप्शन क्रमांक डी नवंबर 1930। तो दोस्तों पता होना चाहिए जो राउंड टेबल जो हमारे भारतीय का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड में रखी हुई जो राउंड टेबल थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 राउंड टेबल रखी गई थी। तो दोस्तों ये हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर इसके ऊपर मैं अब आपको बताऊं तो कम से कम आधा घंटा इसमें निकल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है हमारे हिस्ट्री का। क्योंकि इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हमारे पितामह जो है महात्मा गांधी जी, ये जो है महान व्यक्तियों का जो है योगदान जो इन राउंड टेबलों में रहा है दोस्तों। तो मैं चलो ठीक है दोस्तों, स्किप करना चाहूँगा एक्सप्लेनेशन देने के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही भारी है। क्योंकि हमारे देश में जो रिजर्वेशन दोस्तों निकल के आया है ना, वो रिजर्वेशन जो निकल के आया है वो उसी राउंड टेबल से निकल के आया है दोस्तों, ठीक है। तो इस जो गोलमेज परिषद है दोस्तों, इसके बारे में जो है वो हम एक अलग अलग स्पेशल एक सेशन या वीडियो बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस सवाल को जो है हम थोड़ा स्किप करेंगे और इसका जो राइट आंसर देखेंगे वो तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन क्रमांक क्या बोल सकते हैं अपन, डी 1930। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। मैं आपको थोड़ा कन्फ्यूजन में रख रहा हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को पता होना चाहिए कब तीनों राउंड या जो जो राउंड टेबल हुई थी वो तीन राउंड टेबल हुई, तो कब कब हुई थी वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे दोस्तों, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या है, मैंने सिर्फ बताया है कि वो ऑप्शन क्रमांक डी है बोल के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये हिस्ट्री का सवाल दोस्तों, हिस्ट्री का कोई भी सवाल आ जाए उसके ऊपर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री का बहुत सारी पढ़ाई की है दोस्तों मैंने, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलो चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, ये भी फिर से कंप्यूटर के बारे में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो सवाल है, कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज डिवाइस से आंकड़े प्राप्त करने या परिधीय इकाई से आंकड़े प्राप्त करने में लगने वाले समय को जो है वो क्या कहा जाता है? तो सवाल के ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए टाइम शेयरिंग, ऑप्शन क्रमांक बी डाउन टाइम, ऑप्शन क्रमांक सी टाइम स्टीलिंग, ऑप्शन क्रमांक डी एक्सेस टाइम। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है एक्सेस टाइम, जो है वो इस रूप में जाना जाता है, जो कि कंप्यूटर के संदर्भ में है, जो स्टोरेज डिवाइस से आंकड़े प्राप्त करने या परिधीय इकाई के आंकड़े प्राप्त करने में लगने वाला समय को जो है वो एक्सेस टाइम कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। और दोस्तों अगला सवाल देखने से पहले मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे जो न्यू व्यूअर्स है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है दोस्तों, आप जब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक जो ये वीडियो आगे नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों से या आपको अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली है तो आप चाहते हैं कि ये वीडियो या इस इन्फॉर्मेशन को आगे तक शेयर किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है सवाल क्रमांक 20 इस सीरीज़ का, और आज का जो अगला सवाल है 10 क्रमांक। तो दोस्तों सवाल जो पूछा गया है वो इस तरह से है, जो कि कृषि और आपदा निगरानी के लिए आंकड़े प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा रूपांतरित और विकसित किए गए नैनो सैटेलाइट को क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों ये सवाल जो है वो 2021 में पूछा गया था। तो ये सवाल जो है करंट अफेयर से पूछा गया था। तो करंट अफेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो भी चीज़ें न्यूज़ में होती है उसे अपनी याद रखना चाहिए, ठीक है। हम एक सेशन करंट अफेयर के बारे में भी करेंगे दोस्तों, ठीक है, जो कि 2024 में जितने भी रिसर्च हुए हैं, जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे उसके बारे में हम एक सेशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि उनसे जो है कम से कम 2-4 सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि ये सवाल 2021 में निकल के आया था,
जो कि संबंधित था हमारे कृषि से रिलेटेड, क्योंकि उस वक्त आपदा बहुत ज़्यादा आई थी, यानी कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। तो जो ड्रोन से माध्यम से जो है, ये ड्रोन से माध्यम से जो है वो नैनो सैटेलाइट बना के जो है पूरे एरिया का जो है वो पूरे एरिया का जो है यानी कि पूरे एरिया को यहाँ से देखा गया था नैनो सैटेलाइट की वजह से दोस्तों, ठीक है। तो जो इंसान की मेहनत है वो थोड़ी कम हुई थी और प्रॉपर तरीके से जो है वो सर्वे हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये जो नैनो सैटेलाइट है बहुत ही ज़्यादा जो है वो चर्चा में रहा गया था दोस्तों, ठीक है। तो वो सैटेलाइट था दोस्तों जुगनू। जुगनू नाम का जो सैटेलाइट था वो जो है हमारे कानपुर के हमारे जो एक वैज्ञानिक संस्था है, जिसे हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं, उनके द्वारा जो है उन्होंने शोध लगाया था। तो उस नैनो सैटेलाइट का जो नाम है वो है जुगनू। तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी, यानी कि जुगनू, ठीक है दोस्तों। इस सवाल को हम फिर से एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जुगनू हो सकता है फिर से पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसका उपयोग आज भी अगर कोई आपदा या नेचुरल कैलामिटीज होती है तो वहाँ पे लाया जाता है दोस्तों, ठीक है उसको। तो इसे फिर से पढ़ते हैं। तो सवाल इस तरह से है, कृषि और आपदा निगरानी के लिए आंकड़े प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा रूपांतरित और विकसित किए गए नैनो सैटेलाइट को क्या नाम दिया गया था? तो वो नाम है जुगनू। बहुत ही चर्चित ये जुगनू रहा था 2021 और 22 में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कुछ सवाल करंट अफेयर के बन सकते हैं, जिसे हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, जो कि स्पेशल करंट अफेयर से संबंधित होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो करंट अफेयर से होंगे, जो कि रिसर्च से संबंधित होंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और आगे तक अपने दोस्तों तक भेजेंगे। तो दोस्तों प्लीज़, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी वजह से आपको मिली हो, तो आपके सफ़र में मेरी वजह से कुछ फ़र्क पड़ा हो, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करने की। तो दोस्तों चलो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपका व्यक्तिमत्व इस तरह रखिए, बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें और महिलाएं आपके साथ महफूज महसूस करें दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।